नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारा सीआरपीसी का स्टडी आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स विच इज डेल्ट विथ बाय द चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी। ओके, रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 272 टू सेक्शन 299। और यहाँ पे हमें जानना है कि एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्सरियल ट्रायल एंड इंक्विजिटोरियल ट्रायल। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो प्लीज पॉज द वीडियो, गो टू गूगल एंड प्लीज सर्च फॉर द आंसर, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि जुडिशियल ऑफिसर का रोल क्या होगा इन दोनों तरीके के ट्रायल में। ओके, तो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वहाँ पे आप सबको पता है कि ट्रायल कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्शलिंग ऑफ एविडेंस टू सेपरेट व्हीट फ्रॉम चैफ। मतलब इन नॉर्मल रूटीन सर्कमस्टेंसेस विटनेस बॉक्स में विटनेस जो जाएगा वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सिर्फ ट्रायल कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है कि वो विटनेस का एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, सो ट्रायल कोर्ट इज शोल्डर्ड विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लियर एंड कोजेंट एविडेंस विच इज इवन फॉलोड एट द अपीलेट स्टेज। ओके, तो अपीलेट स्टेज भी उसकी तरफ देखेगा, तो बहुत ही क्लियर तरीके से एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ उनको पूरा एविडेंस का रिकॉर्डिंग करना है। सो इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू गाइज आर अपियरिंग फॉर जेएमएफसी एग्जामिनेशन, यू शुड रिमेंबर दिस केयरफुली। ओके, तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं एविडेंस के बारे में। सो नाउ वी मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंस। वर्ड एविडेंस का मतलब क्या है? तो एविडेंस वर्ड डिफाइन करा गया है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। ओके, यहाँ पे बोला गया है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, ओरल एविडेंस का मतलब ये है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस का मतलब ये है कि ऑल द स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस। मतलब इन नॉर्मल पार्लांस हम इसको ये बोल सकते हैं कि विटनेसेस जो भी कुछ जाके कोर्ट में बोलते हैं एंड कोर्ट जो रिकॉर्ड पे लेती है उसको बोला जाएगा ओरल एविडेंस। और दोनों साइड के काउंसिल जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर पार्टीज जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने, उसको बोला जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये दो तरीके का एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3। ये एविडेंस की डेफिनेशन हमें देता है। ओके, सो नाउ यू विल वंडर कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के रूल्स कहाँ कहाँ दिए गए हैं। सपोज एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है तो हमें एविडेंस के रिकॉर्डिंग के रूल्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। सो सीआरपीसी इज नॉट द कंप्लीट थिंग इन इटसेल्फ कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के रूल्स देता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट which most of you will not read because it will not form the part of your syllabus, बट क्रिमिनल मैनुअल चैप्टर 6 या फिर पूरा क्रिमिनल मैनुअल ही टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर फॉर ट्रायल, बट क्रिमिनल मैनुअल पर्टिकुलरली चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ओके, बहुत अच्छी तरीके से क्रिमिनल मैनुअल में बहुत डिटेल में दिया गया होता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ओके, तो ये तीनों को मिला के जब आप पढ़ेंगे तब भी आपके रूल्स पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। बट ये प्रेजेंटेशन में आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शंस। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। सेक्शन 272 क्या बोलता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ओके, तो कौन डिसाइड करेगा लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होगा? अगेन दिस में बी अ क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव। तो स्टेट गवर्नमेंट में डिसाइड द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जैसे कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सर्कुलर आया था, उससे महाराष्ट्र में कोर्ट की लैंग्वेज क्या है? मराठी लैंग्वेज फॉलो किया जाता है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देन 273 इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। 273 सेक्शन क्या बोलता है हमसे कि जो भी कुछ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड होगा। ओके, तो इस सेक्शन को आप लाइटली मत लेना, इसलिए कि इवन इफ यू गेट अ नोट ऑन फेयर ट्रायल प्रिंसिपल इन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ,
तो हमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल है कि जो भी कुछ एविडेंस रिकॉर्ड पे जाएगी वो इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड ही जाएगी. इट इज अ राइट बेस्टोड ऑन द अक्यूज्ड पर्सन ऑल्सो. सो सेक्शन 273 क्या बोलता है, प्लीज रीड दिस लाइन केयरफुली, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड. ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड, all evidence shall be taken in presence of the accused person or when his personal attendance is dispensed with in presence of his pleader. Okay, तो आपका एडवोकेट करके रोल भी देखिएगा कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड पर्सन, मतलब आप ही वो बंदा हो ऐसे कोर्ट प्रेज्यूम करता है. तो all evidence shall be taken in presence of the accused person or when his personal attendance is dispensed with in presence of his pleader. Okay, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड के ऊपर ध्यान दीजिएगा. तो एक्सप्रेसली कोड में क्या प्रोवाइड किया गया है, प्लीज 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 पॉज दिस वीडियो एंड रीड थरली सेक्शन 299 एंड सेक्शन 317. ओके, यहाँ पे दिया गया है कि कब अक्यूज्ड के एब्सेंस में भी आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है जब उसका प्रेजेंस एग्जेम्प्ट किया गया है. जैसे कि 498 ए का अगर ट्रायल चल रहा है और मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो है अक्यूज पर्सन है बट बहुत ही ओल्ड एजेड पीपल है, तो पहले उनका लॉयर क्या करेगा, वो एक एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन, एक अर्जी दे देगा कोर्ट में कि उनका प्रेजेंस आप एग्जेम्प्ट कर दो. तो वो जब अर्जी अलाउ हो जाएगी तो पूरा एविडेंस लिया जाएगा. इफ द पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद, देन वो प्लीडर बोलेगा कि मैं कोर्ट में आऊंगा, उनका अटेंडेंस आप कंपलसरी मत करो. ओके, तो इन दैट इवेंट ऑल्सो एविडेंस विल बी टेकन इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन. बट अदरवाइज सेक्शन 273 ये बोल रहा है कि एविडेंस हैज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ट्रायल जब चलेगा, इसलिए जेल में भी अगर बंदा होगा तो जेल अथॉरिटी हथकड़ी डाल के रोप डाल के उसको ट्रायल के लिए कोर्ट में लेकर आती है, बिकॉज एविडेंस इज टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन. ओके, तो यहाँ पे एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल पी देसाई. ओके, यू हैव टू रीड दिस केस लॉ वेरी थरली. यहाँ पे बात क्या हुई थी कि एक विटनेस था जो यूएसए में था. ओके, मतलब फॉरेन कंट्री में था एक विटनेस, और वो उसका जो एग्जामिनेशन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हुआ था. ओके, ये जो विटनेस अभी वो तो फॉरेन कंट्री में है, तो उसका एग्जामिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी कोर्ट हॉल में देख के हुई थी. ओके, सो अभी प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज था क्या जहाँ पे विटनेस का एग्जामिनेशन हुआ, नहीं था, because that accused person was not present where the witness was examined. He was in India, the witness was in foreign country. और हुआ कैसे था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से. बट यहाँ पे अपेक्स कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 273 इम्प्लाइज कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस. ओके, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का स्क्रीन तो कोर्ट हॉल में था, जज बैठा था, अक्यूज पर्सन बैठा था, और वो स्क्रीन के ऊपर हमें विटनेस दिख रहा था, उसका डेमेनर भी दिख रहा था. तो सेक्शन 273 implies constructive presence एंड नॉट फिजिकल प्रेजेंस. मतलब ऐसा नहीं है कि अभी अमेरिका से कोई अगर विटनेस बात कर रहा है तो आप अक्यूज्ड को वहां पे लेकर जाओगे. सो सेक्शन 273 implies constructive presence एंड नॉट फिजिकल प्रेजेंस एवरी टाइम. ओके, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल पी देसाई जजमेंट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद एविडेंस ऑफ वुमेन बिलो 18 ईयर्स अलेज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू रेप और अदर सेक्सुअल ऑफेंस. मतलब 18 साल से नीचे की अगर लड़की है उसके ऊपर अगर रेप या सेक्सुअल ऑफेंस एनी अदर हुआ है तो हमें यहाँ पे एक केयर लेनी है कि अक्यूज तो प्रेजेंट होना चाहिए, पर जब वो लड़की डिपोजिशन के लिए कोर्ट हॉल में आएगी तब मेजर्स शुड बी टेकन
नॉट टू कन्फ्रंट विद द अक्यूज पर्सन, क्योंकि क्या होगा, डर पैदा होगा उसके मन में. शी विल हेजिटेट फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ. आउट ऑफ फियर शी विल बी स्पीचलेस, शी विल नॉट बी एबल टू टॉक एनीथिंग. ओके, तो यहाँ पे ये केयर हमें लेनी है. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 के बाद ये चेंज हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जो लॉन्ग ओवर ड्यू था. वाई आई एम सेइंग लॉन्ग ओवर ड्यू इज बिकॉज साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक रेप लॉ के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है. यहाँ पे मैंने साइटेशन नंबर दिया है, प्लीज गो थ्रू इट एंड रीड इट केयरफुली. यहाँ पे क्या दिए थे, वहाँ पे 2004 में ही सजेशंस दिए गए थे कि अगर आपको 18 साल से नीचे की लड़की है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जब केसेस आते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इन कैमरा रिकॉर्डिंग करना है. ओके, देन इंटरव्यू, चाइल्ड का स्टेटमेंट कैसे लेना है, वो सब वीडियो टेप फॉर्म में लेना है. देन क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस डिफेंस काउंसिल ने नहीं पूछने हैं, उसने लिख के देने हैं और जज ने पूछने हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी आप में से कोई कोर्ट में गया है तो आपको पता होगा कि डिफेंस काउंसिल कैसे बात करते हैं. जो विटनेस आता है डिपोजिशन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उससे, तो यहाँ पे क्या है, वो चाइल्ड डर जाएगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा. इसलिए क्या बोला है कि आप लिख के जज को दो और जज वो क्वेश्चंस पोज करेगा वो पर्सन को. ओके, देन अगेन अक्यूज्ड और उनके बीच में एक तो सीसीटीवी से लो या फिर एक फिल्म होनी चाहिए, एक कर्टन होना चाहिए. तो वेरी stringent and strict guidelines are laid down by the Supreme Court also for POCSO trials. Also these suggestions were given in Sakshi versus Union of India. Sakshi versus Union of India में ही रेप का जो डेफिनेशन है, जो 2013 निर्भया केस के बाद ऑलरेडी एक्सपांड हुआ है, पर वो एक्सपांड करने के लिए भी ये केस लॉ था. तो आपको अगर बैकग्राउंड स्टडी करना है, प्लीज प्लीज रीड दिस जजमेंट. ओके, तो मतलब 18 ईयर्स से अगर बिलो कोई लड़की है सब्जेक्टेड टू रेप और सेक्सुअल ऑफेंस, एंड अप्रोप्रिएट मेजर्स नॉट टू कन्फ्रंट द अक्यूज्ड पर्सन शुड बी टेकन इन द कोर्ट हॉल. ओके, सो ये दिया गया है. नाउ क्रिमिनल मैनुअल में रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कैसे लिया जाता है उसका एक फॉर्म ऑफ डिपोजिशन दिया है. ओके, तो फॉर्म ऑफ डिपोजिशन में क्या क्या है यहाँ पे, कि उसका ओथ, फिर नाम आना चाहिए, पूरा एड्रेस आना चाहिए, एज आना चाहिए, ये सब कुछ रिकॉर्ड पे आना चाहिए. उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब ये फिर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा. सी एविडेंस एक्ट में ये दिया है, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड पे आएगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड पे आएगा, फिर अगर री एग्जामिनेशन अलाउ किया है तो वो रिकॉर्ड पे आएगा. देन कोर्ट का नाम आएगा, डेट एंड डे आ जाएगा. ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देन द जज गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी विटनेस टू दी डिफेंस काउंसिल कि आपको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन लेना है कि नहीं. पर कोई कोई अगर स्पॉट पंचनामा का विटनेस है, अगर कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस नहीं है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन डिक्लाइन भी करते हैं डिफेंस काउंसिल. तो अगर अक्यूज्ड के डिफेंस काउंसिल ने अगर क्रॉस एग्जामिनेशन डिक्लाइन करा है तो वो भी आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि जज ने अपॉर्चुनिटी दी थी, डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन डिक्लाइन कर दिया. ओके, तो इसके लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस पीपीटी, ऑल्सो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पीपीटी आई वुड सजेस्ट यू गो थ्रू सम रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट केस. तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ये सारे रूल्स दिए भी गए हैं क्रिमिनल मैनुअल चैप्टर 6 में फॉर्म ऑफ डिपोजिशन के. ओके, तो यहाँ पे सेक्शन 274, सेक्शन 275, सेक्शन 276 के तरफ फिर से हम आ जाते हैं. तो यहाँ पे बोला क्या गया है, सेक्शन 274 टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड इन समन्स केस. तो यहाँ पे रिकॉर्ड इन समन्स केस मतलब हमें मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाना है कि जो भी कुछ विटनेस ने बोला उसका एक मेमो हम तैयार करेंगे. ओके, विटनेस डिपोजिशन का मेमो. फिर रिकॉर्ड इन वारंट्स केसेस एंड रिकॉर्ड इन सेशंस केस कैसे होगा, तो नैरेटिव फॉर्म में होगा और मैजिस्ट्रेट इन हिज डिस्क्रिशन, या फिर कभी कभी अगर रिकॉर्ड पे लाने में कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो काउंसिल भी रिक्वेस्ट करता है कि ये क्वेश्चन को आप क्वेश्चन
क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले लीजिएगा रिकॉर्ड पे। ओके, तो जज को वो डिस्क्रिशन है कि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या नरेटिव फॉर्मेट में रिकॉर्ड पे ले लेगा पूरा विटनेस का एग्जामिनेशन। ओके, तो विटनेस जो भी कुछ बोलेगा वो जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट खुद से वो डिक्टेट करता है स्टेनो को। आपने अगर कभी देखा होगा कोर्ट हॉल में तो, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं पे जब रिकॉर्डिंग चलता है तो काउंसिल्स का भी उस पर ध्यान रहता है कि अब बराबर सब चीज़ रिकॉर्ड पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये एक क्रॉस एग्जामिनेशन का रिकॉर्डिंग है। इसमें नरेटिव फॉर्म में ये आया है, इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट एक्स हैड गन इन हिज हैंड। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि खुद से वो विटनेस ने ये बोला है कि इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट एक्स हैड गन इन हिज हैंड, उसके पीछे ये क्वेश्चन आंसर होता है। सी मतलब डिफेंस काउंसिल उससे पूछेगा इज इट ट्रू टू से दैट एक्स हैड गन इन हिज हैंड। ये लीडिंग क्वेश्चन डिफेंस काउंसिल पूछेगा, इज इट ट्रू टू से दैट एक्स हैड गन इन हिज हैंड। तो ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, तो इसलिए रिकॉर्ड पे क्या आता है, यूजुअली इट इज नॉट ट्रू टू से दैट एक्स हैड गन इन हिज हैंड। तो अभी जब आप रिकॉर्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन क्या पूछा होगा और आंसर क्या दिया होगा, वो उसको कैसे डिकोड करना है। ओके, सो ये ऐसे यूजुअली रिकॉर्डिंग आती है जब भी आप कोर्ट की फाइल देखोगे। हाँ, तो यहाँ पे सेक्शन 277 टॉक्स अबाउट लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट देन वो वैसे के वैसे टेक डाउन किया जाता है। पर अगर विटनेस ने कोई अदर लैंग्वेज में अगर आंसर दिया है, ओके, कोई अदर लैंग्वेज है, जैसे कि उर्दू में बहुत बार डिपोजिशन होता है, तो वो अगर अक्यूज्ड बंदा किसी अलग लैंग्वेज को जानता है और वो उसको समझ नहीं पाता है, ओके, तो इट शैल बी रिकॉर्डेड इन अदर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ओके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसलेटेड, मतलब मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि एक विटनेस ने उर्दू में बोला है एंड अक्यूज्ड पर्सन अंडरस्टैंड मराठी लैंग्वेज, तो ये ट्रांसलेट किया जाएगा उसके लिए। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट इफ द विटनेस डिपोजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज देन कोर्ट में डिस्पेंस विद द ट्रांसलेशन, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को वो समझ में आएगा, तो कोर्ट में डिस्पेंस विद द ट्रांसलेशन ऑफ द सेम। Now section 278 and section 279 very very important again। section 278 talks about ये बहुत important है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि evidence of a witness should be read over to him in presence of the accused or his pleader। okay, तो जो witness का evidence है तो वो read over किया जाएगा। the evidence should be read after it is completed and not at the end of the day after all witnesses have been examined। मतलब जैसे ही विटनेस का एग्जामिनेशन फिनिश होगा उसके बाद ही उसको वो पढ़ के सुनाया जाएगा। ओके, when the evidence is read over to the witness or to the pleader, if necessary it can be corrected, or if the witness denies the correctness of any part of the evidence, the presiding judge may, instead of correcting the evidence, make the memorandum of objections। ओके, ये मतलब आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर ऐसा नहीं है, जो वो पढ़ रहे हैं उसमें अगर कुछ रिकॉर्ड पे गलत आ गया है तो उस पे जो ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं उसको वो लिख लेंगे एक जगह पे, उस पे खुद के रिमार्क्स पास करेंगे एंड देन वो रिकॉर्ड मेंटेन की जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज वेरी क्लियर, इट इज टू सिक्योर एन एक्यूरेट रिकॉर्ड फ्रॉम द विटनेस। ओके, तो ये एक्यूरेट रिकॉर्ड का बहुत ज़्यादा मतलब होता है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल के साथ ये समझाती हूँ कि यूजुअली सेशंस कोर्ट जो होती है वहाँ पे डबल रिकॉर्डिंग चलती है। डबल रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि विटनेस जो भी कुछ बोलेगा उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इकट्ठा रिकॉर्डिंग होगा। ओके, तो एक ए बंदा ये बोलेगा कि बी मेरे पीछे से चल रहा था। ओके, आप एक ध्यान से एग्जाम्पल सुनिएगा। ए बंदा ये बोलेगा कि बी मेरे पीछे से चल रहा था, और अगर वो डबल रिकॉर्डिंग में ऐसे आया कि बी वॉज फॉलोइंग मी,
ओके तो फॉलोइंग का मतलब दो हो सकता है, जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश इज द लैंग्वेज विच इज फॉलोड, तो फॉलोइंग का मतलब ये भी हो सकता है कि वो पीछे से जा रहा था या फिर पीछा कर रहा था। ओके तो यहाँ पे इसलिए एक्यूरेट रिकॉर्ड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो भी कुछ ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगा उसके लिए। और ये मीनिंग अगर बदलेगा कि पीछा कर रहा था या पीछे से चल रहा था, तो इट कैरीज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन क्रिमिनल ट्रायल, पूरा मीनिंग ही उससे बदल रहा है। इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के टाइम काउंसिल्स को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ओके नाउ विल गो फॉर सेक्शन 279। If the evidence is recorded in the language not understood by the accused person or by the pleader, it shall be interpreted to the accused or his pleader in the open court in the language understood to them. Okay, यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल है ये अगेन, कि अगर विटनेस ने कुछ मेरे खिलाफ बोला है पर मुझे वो समझा ही नहीं है, इफ आई एम द अक्यूज्ड पर्सन, पर मुझे समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रहा था। अभी अगर किसी क्राइम सीन में कोई बाय स्टैंडर होगा तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसका और आपका लैंग्वेज सेम होगा। तो अगर विटनेस ने किसी और लैंग्वेज में डिपोजिशन किया है तो वो अक्यूज्ड के लिए इंटरप्रेट करना भी कोर्ट का काम है। ओके तो सेक्शन 279 ये बोल रहा है कि आप उसको वो जो भी कुछ लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है उसमें इंटरप्रेट करके दे दो। ऑल राइट सो नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 280 विच टॉक्स अबाउट द डेमेनर ऑफ विटनेस। इट इज़ वेरी फनी कि मतलब आप अगर कोर्ट में जो बंदे जाते हैं उनको पता होता है कि कोर्ट में कैसे विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, कि कोई बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है और सम अदर गाय इज ऑलवेज वेरी रिलक्टेंट टू आंसर द क्वेश्चंस, सबके लिए ही समझ में नहीं आया, आई डोंट नो ऐसे बोलता है। मतलब जो बंदा उसको लेकर आया है, जो एडवोकेट, उसको लगता है मैं क्यों इसको लेकर आया, तो ऐसी सब चीज़ें कोर्ट में चलती रहती है। तो इट इज़ ऑल्सो वन, इट इज ऑल्सो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि ट्रायल कोर्ट में पास रिमार्क्स अबाउट द डेमेनर ऑफ विटनेस इफ ही थिंक्स मटेरियल। ओके मतलब रजिस्ट्रेट को, ट्रायल कोर्ट को अगर लगेगा कि मैं इसका ये डेमेनर नोट कर लूँ। ओके डेमेनर का मतलब क्या होता है, क्या क्या आ सकता है उसमें, रिलक्टेंट टू आंसर मतलब उसका इवेजिव टेस्टिमनी था कि वो आंसर नहीं करना चाह रहा था, और अगर अंडर कांस्टेंट फियर लग रहा था वो बंदा, विजुअल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब सुन के पता चलेगा ना जज को, या ऑलवेज लुकिंग अवे, तो बंदा लुक अवे कब करेगा, जब अगर झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। जज को उस पर रिमार्क ऐसे नहीं देना है, सिर्फ उसको ये नोट डाउन करना है कि लुकिंग अवे, फिजेटिंग मतलब रेस्टलेसली फिजेटिंग विद दी हैंड्स, कंटिन्यूस हैंड मूवमेंट कर रहा है, उसका वॉइस टोन कैसा है, चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे जब अपना झूठ हमें सच साबित करना है। ओके तो ये सब नाइसिटीज जो है वो जज को ऑब्जर्व करके इफ ही थिंक्स इट इज मटेरियल टू नोट इट, वो डेमेनर ऑफ फिटनेस भी उसको नोट करना है। और इधर साइड्स काउंसिल में ऑल्सो रिक्वेस्ट, मतलब हम एज एडवोकेट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज ब्रिंग इट ऑन द रिकॉर्ड द डेमेनर ऑफ द विटनेस। ओके तो क्योंकि वो अपीलेट स्टेज में भी टू टेस्ट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द विटनेस वो डेमेनर का पॉइंट यूज किया जा सकता है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि सेक्शन 280 में ट्रायल कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि दे मे पास रिमार्क्स अबाउट द डेमेनर ऑफ द विटनेस इफ थिंग्स मटेरियल। ओके नाउ रूल्स टू रिकॉर्ड द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन। हम सब लोग जानते हैं कि समरी ट्रायल में नहीं बट वारंट्स ट्रायल में, सेशंस ट्रायल में जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होता है उसके बाद डिफेंस एविडेंस शुरू होने से पहले अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होगा ही होगा। कोर्ट उसको क्वेश्चंस पूछेगा, सेक्शन 313 में ये दिया गया है। तो वो जो एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज होता है, और एनी अदर स्टेज पे भी वो हो सकता है, पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस के बीच में वो होगा ही होगा सेशंस और वारंट्स केस में। ओके हम सब ने सेक्शन 313 पढ़ा है, हम सबको ये चीज़ पता है। ओके इन आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशंस। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज जब होगा तो कैसे उसको हम रिकॉर्ड पे लाएंगे, तो एग्जामिनेशन बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होगा वो मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस बनाएगा, बट एनी अदर कोर्ट जो वारंट ट्रायल ले रहा है और सेशंस कोर्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड आंसर। ओके ये बहुत ही, आप इसका एक एग्जांपल मैं डाल दूंगी अगर लिंक मिला तो, या फिर
आप देख लीजिएगा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन पुट टू दैट पर्सन एंड उसका आंसर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज यूज्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अच्छी तरीके से रिकॉर्ड पे लाना है, बिकॉज इट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। तो इसके लिए इसका भी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरीके से हमें करना है। देन वो अक्यूज्ड को हमें पढ़ के सुनाना है, and then it will be signed by the accused person and presiding officer. Please mark these words, it is signed by the accused person। यहाँ पे एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पे signed by the accused person और his pleader नहीं है, ये साइन होना चाहिए accused person का ही, उसको ही हमें ये पढ़ के सुनाना है और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी उस पर साइन करेगा। ओके, पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये सेक्शन समरी ट्रायल को अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि 313 सेक्शन की भी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है समरी ट्रायल में, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, सो दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू समरी ट्रायल। नाउ गोइंग अहेड, सेक्शन 282 ये बोल रहा है कि इंटरप्रेटर, जो हमने बोला था कि विटनेस का अगर एग्जामिनेशन है वो हमें ट्रांसलेट करना है, अक्यूज ने अगर किसी और लैंग्वेज में दिया है वो ट्रांसलेट करना है, तो वो सब काम इंटरप्रेटर का होता है एंड ही हैज़ टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। तो ये एक ड्यूटी उन पे कास्ट की गई है सीआरपीसी में। एंड सेक्शन 283 टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट ने कभी विटनेस का एग्जामिनेशन करने की बात आई किसी कोर्स में, तो वो कैसे टेक डाउन किया जाएगा, उसके रूल्स हाई कोर्ट हैज़ टू प्रिस्क्राइब। ओके, तो यहाँ पे ये दिया गया है सेक्शन 283 में, बट यू हैव टू वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल, बिकॉज इट इज द हार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रायल। ओके, सो पार्ट बी की तरफ हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जाएंगे इस चैप्टर 23 के। थैंक यू।